प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेन जीर्णने तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुर प्रतिवंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं उपभोगो दुर्व्यपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसण मध केवलम नेयम्। बढ़िया। 6 नंबर वाली जो गाथा है उसमें लास्ट शब्द नानम है, आपने नेयम बोला था। 6 नंबर वाली अर्थ चलु नान दंसण, उसमें लास्ट में नानम है, देख लीजिएगा। वो हो गया, निकल गया होगा। 13वीं गाथा बोलते हैं तो हाँ, 13वीं गाथा का पाठ करते हैं। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तह सुध नया विन्नीया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायनाणेय संजम दंसण लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारी। वो नए वाले सॉल्व किया आप लोगों ने, उसको देख लें। देखिए सभी एक साथ नहीं बोलेंगे, मैं नंबर बाई नंबर नाम ले लूंगी, नहीं डिस्टरबेंस हो जाता है। जीव में कुमति ज्ञान है, आप लोग मिला लीजिएगा अपना अपना, पूछूंगी मैं एक से ही, और जिसने भी जो भी लिखा हो वो समझ लें अपना सही है या गलत है। जीव में कुमति ज्ञान है। हाँ मनोरमा आंटी। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। बढ़िया। कारण बता सकते हैं? इसमें बताया जीव के अंदर ज्ञान कुमति है, यानी कारण ऐसे बताना है आपको कि उपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय क्या है, और वो विषय ये है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। सुलोचना अभी आप बता दीजिए। सद्भुत मतलब सत्ता में होना, इसलिए वो जीव की सत्ता में है ज्ञान, इसलिए उसको उपचरित सद्भुत बोला। देखिए ठीक है, रुकिए। देखिए उपचरित, चल हाँ हाँ अब आ गया सही। अल्प विकसित और विकारी पर्याय वो उपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय है, और ये कुमति ज्ञान है, ये विकारी पर्याय है। अल्प विकसित तो नहीं है, लेकिन कु है, कुमति ज्ञान है तो विकारी पर्याय है, और विकारी पर्याय होने से ये उपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय है।
अशुद्ध निश्चय है अथवा किसी भी प्रकार का निश्चय में ये नहीं जाएगा, क्योंकि जीव में कुमति ज्ञान है ऐसा भेद करके कथन किया है। कुमति ज्ञानी जीव ऐसा कहते तो वो कौन से न्याय में जाता? इसी को यदि कुमति ज्ञानी जीव ऐसा कहते तो वो कौन से न्याय में जाता? हाँ बोलो प्रीति। अशुद्ध निश्चय। हाँ, तो वो अशुद्ध निश्चय न्याय में चला जाता है, क्योंकि अभेद करके कथन किया गया है। विषय यानी सेम सा हमें लगता है, लेकिन थोड़ा भेद का और अभेद का फर्क होने से वो व्यवहार और निश्चय में अंतर हो जाता है। अगला है जीव में श्रुत ज्ञान है। नीलम भाभी। हाँ, मैंने नहीं किया तो अभी बताइए अब आप। जीव में श्रुत हाँ। ज्ञान है। जीव में शुद्ध ज्ञान है। जीव में शुद्ध ज्ञान है, ये साक्षात निश्चय। अब आप मैंने उसमें बोल्ड भी किए हैं, हमको जिस चीज को हाईलाइट करना है उसको मैंने बोल्ड किए हैं। तो ये शुद्ध ज्ञान है, ये कैसी पर्याय है? जीव की कैसी अवस्था है? ये अल्प विकसित पर्याय है। तो अल्प विकसित पर्याय को विषय बनाने वाला कौन सा न्याय है? अल्पविकसित को तो अनुच्चरित। चलिए रेखा भाभी। उपचरित सद्बुद्ध में। रुकिए आंटी रुकिए, नंबर से पूछ रही हूँ मैं नंबर से पूछ रही हूँ, सभी नहीं बोले बीच बीच में। हाँ रेखा भाभी बोलिए। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। अनुपचरित असद्भुत कैसे होगा? जीव में शुद्ध ज्ञान है। कारण बता दीजिए आप, तो हम आपका सही मान लेंगे। अल्पविकसित पर्याय है ना। तो अल्प विकसित अनुपचरित में मैंने पढ़ाई नहीं करनी अभी बहुत दिन से, इससे मेरे को भी थोड़ा डाउट है। ये एक्सक्यूज है। अभी तो हमने पढ़ाया है 3 दिन पूरा, और आपने पहले भी पढ़ा है, आपने एग्जाम भी दिया है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ पूर्णिमा आंटी, आवाज चालू करिए आंटी। उपचरित सद्बुद्ध। पूर्णिमा आंटी जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। साक्षात चमेली आंटी आप रुकिए। अल्प विकसित पर्याय बोला ना। हाँ शुद्ध ज्ञान। साक्षात शुद्ध निश्चय में अल्प विकसित पर्याय साक्षात शुद्ध में आती है। चलिए सुनीता आंटी। एक देश आएगा, एक देश शुद्ध निश्चय में आएगा। रुकिए भाई, बीच बीच में मत बोलिए, मैंने जिनसे पूछा है वो बोल रहे हैं। सुनीता आंटी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही सुनीता आंटी। चलिए निशा आंटी। ये होगा उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, क्योंकि भेद करके कथन किया है अल्प विकसित पर्याय। हाँ, जीव में शुद्ध ज्ञान है, ये अल्प विकसित पर्याय है। तो अल्प विकसित पर्याय व्यवहार के अंतर्गत उपचरित सद्बुद्ध के अंतर्गत आती हैं। और व्यवहार के अंतर्गत क्यों लिया है? क्योंकि भेद करके कथन किया है। जीव में शुद्ध ज्ञान है, तो जीव में और शुद्ध ज्ञान में ऐसा भेद किया। और यदि हम ऐसा कहते शुद्ध ज्ञानी जीव, तो भी वो एक देश शुद्ध निश्चय के अंतर्गत आता। साक्षात शुद्ध निश्चय का तो विषय पूर्ण विकसित पर्याय है, इसलिए साक्षात शुद्ध निश्चय में तो आएगा ही नहीं, और अनुपचरित में भी नहीं जाएगा। अनुपचरित सद्बुद्ध में तो गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय विषय बनती हैं। अनुपचरित सद्बुद्ध में भी नहीं जाएगा, और अनुपचरित असद्बुद्ध का विषय तो शरीर और द्रव्य कर्म है, तो अनुपचरित सद्बुद्ध में भी नहीं जाएगा। तो जीव में शुद्ध ज्ञान है, ये जीव की अल्प विकसित पर्याय है। शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान का मतलब है सम्यक शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान शब्द दिया है तो वो सम्यक के अर्थ में है, तो वो अल्प विकसित पर्याय है। और अल्प विकसित पर्याय होती हैं वो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय। चलिए, जीव में केवल ज्ञान है। मीना भाभी, जीव में केवल ज्ञान है, बता रहे हैं आप? मीना चाची।
जरा सा एक सेकंड, एक मिनट। तैयार नहीं होके आए हैं आप लोग? में केवल ज्ञान है, तो ये एक देश शुद्ध निश्चय है। चलिए आगे। एक देश नहीं नहीं, सविता आंटी, सविता आंटी। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार है। उपचरित सद्बुद्ध नहीं मैं नहीं बताऊं? नहीं। रजनी जी, रजनी जी, मैं बताऊं? मैं पूछ रही हूँ, सबसे नंबर से पूछ रही हूँ। साक्षात शुद्ध निश्चय है। नहीं, मैं बताऊं? हाँ बोलिए मीनू दी। मैं बताऊं? हाँ बोलिए। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार है। अनुपचरित सद्बुद्ध, हाँ ठीक है। क्यों? हाँ ये आवाज कैसे? बोल। क्योंकि केवल ज्ञान जीव में है, जीव में भेद करके बताया केवल ज्ञान है, तो पूर्ण विकसित पर्याय उसमें अनुपचरित में आएगी। बढ़िया, जीव की सत्ता है इसलिए सद्बुद्ध में आएगी। बढ़िया। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान पे हमने बोल्ड कर रखा है। केवल ज्ञान है वो जीव की पूर्ण विकसित पर्याय है, और पूर्ण विकसित पर्याय को भेद करके कथन किया है। जीव में केवल ज्ञान है तो पूर्ण विकसित पर्याय है, और भेद करके कथन किया है इसलिए तो व्यवहार के अंतर्गत आएगा। और पूर्ण विकसित पर्याय है वो जो चौथे नंबर का है, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, उसके अंतर्गत ये आएगा। तो फोर्थ का होगा अनुपचरित, फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड नंबर वाले है, जीव में केवल ज्ञान है। इसका आंसर है अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने। फिर है अफ्रीका के लोग काले होते हैं। इसमें लोग काले, वो बोल्ड हो नहीं पाया, वो थोड़ा स्पेस आ गई। काले होते हैं, अफ्रीका के लोग मतलब अफ्रीका के जीव काले होते हैं। हाँ अंजू भाभी, अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने, क्यों? कारण बताइए। हाँ बढ़िया। शरीर के साथ जीव का संबंध बताया है। अफ्रीका के लोग यानी अफ्रीका के जीव, और फिर काले होते हैं, काला होता है शरीर। तो शरीर और जीव को के साथ संबंध बताया है, और जीव और शरीर का जो संबंध है, शरीर के साथ संबंध को विषय बनाने वाला वो अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार होता है। इसलिए ये जाएगा अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में। सबको समझ में किसी ने कुछ और लिखा हो और उनको लगता हो कि नहीं हमारा सही है, तो कुछ फिर वो लॉजिक देना चाहें तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई अपना लॉजिक देना चाहे तो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। उसका घर जयपुर में है। हाँ वंदना भाभी। हेलो, हाँ बोलिए वंदना भाभी। उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने, क्यों? हाँ बोलिए। वर्षा भाभी म्यूट होइए आप। म्यूट है मेरा, म्यूट आ गया। चलिए वंदना भाभी, आपका नेट स्लो है, आवाज समझ में नहीं आ रही। ठीक है। देखिए उसका घर जयपुर में है, तो घर है वो अच्छा। बाहरी पदार्थ है, परद्रव्य है। परद्रव्य के साथ जीव का संबंध बताया, उसका मतलब किसी जीव का, किसी व्यक्ति का। तो परद्रव्य के साथ संबंध बताने वाला है वो एक नंबर का उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने। फिर है भारत मेरा देश है। हाँ चमेली आंटी, भारत मेरा देश है। आवाज चालू करिए आपकी। चमेली आंटी जी।
मेरी आवाज आप लोग तक नहीं आ रही या क्या बात हो गई? हाँ, 6 नंबर का क्या बताया आपने? भारत मेरा देश है, इसका क्या बोला? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अनुपचरित, अनुपचरित नहीं होगा। देखिए, भारत मेरा देश है, भारत है मतलब वो एकदम देश है, वो बाहरी परद्रव्य है, उसके साथ में अपना जीव का संबंध बताया। तो परद्रव्यों के साथ जीव का संबंध बताने वाला वो 1 नंबर वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। इसका आंसर क्या होगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। परद्रव्य, देखिए मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो 2 नंबर वाला है अनुपचरित, अनुपचरित असद्भुत, उसमें केवल शरीर के साथ और कर्मों के साथ संबंध बताने वाला वो तो जाएगा 2 नंबर में। इसके अलावा जितने भी पर पदार्थ हैं उन पर पदार्थों के साथ संबंध बताने वाला है वो है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। और जो सद्भुत व्यवहार है वो तो अपनी विकारी अथवा निर्मल, एक देश निर्मल पूर्ण निर्मल के साथ अभेद बताने वाले हैं। तो असद्भुत व्यवहार में 2 टाइप हैं, एक एकदम बाहर वाले परद्रव्यों के साथ संबंध बताते हैं और एक शरीर के साथ संबंध बताता है। तो मकान है, घर है, देश है, शहर है, ये सब बिल्कुल बाहर के हैं, वो सब 1 नंबर वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार के अंतर्गत आएंगे। आगे है, अरहंत भगवान ने 4 घाती कर्म का नाश किया है। अरहंत भगवान ने 4 घाती कर्म का नाश किया है। इसमें 4 घाती कर्म का नाश, ये बोल्ड है, इसको आपको ज्यादा ध्यान देना है। कहीं हम इसमें ऐसा भी हो सकता है अरहंत दशा को देख लें तो उसको किसी अलग नय से देख सकते हैं, और 4 घाती कर्मों का नाश किया है इसको किसी अलग नय से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इस बात पे देखना है कि 4 घाती कर्म का नाश किया है। प्रमिला जी, बताएंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बताना चाह रहे हैं या नहीं? चलिए, मीता भाभी। मीता भाभी कहाँ गए? हाँ, मैं बोलूं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है क्योंकि कर्मों से रिलेटेड है तो इसके नंबर का। अरहंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, वो अनुपचरित, हाँ पढ़िए, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने 2 नंबर वाला जो नय है, क्योंकि द्रव्य कर्म के साथ में जीव का संबंध बताने वाला वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने होता है। हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। रजनी जी, वर्षा भाभी आप बार बार में अनम्यूट हो रहे हैं, अपने आप ही ध्यान रखिए। रजनी जी बोलिए। हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, उपचरित सद्भुत। इसको पूछना था, 4 घाती कर्म राशि में पूर्ण विकसित पर्याय में भी लिया था अपन ने जब समझा था। मैंने बताया ना, मैंने इसमें बोल्ड किया है कि 4 घातिया कर्मों का नाश। मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको। अगर हम अरहंत दशा, अरहंत भगवान को बोल्ड करते तो उसको पूर्ण विकसित पर्याय में लेते। हमने इसमें बोल्ड किया है 4 घातिया कर्मों का नाश। तो 4 घातिया कर्मों पे हमको द्रव्य कर्म की तरफ से देखना है। एक ही वाक्य में, क्योंकि अब दोनों बातें हैं, वाक्य बनेगा तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही शब्द की तरफ से बन जाए। किसके यहाँ से आवाजें आ रही है? तो इसमें हमने बोल्ड किया था वो 4 घातिया कर्म, तो वो द्रव्य कर्मों की तरफ से हमको देखना था, इसलिए हमने उसको अनुपचरित असद्भुत में लिया। चलिए, कौन सा चल रहा है अपना नंबर? कर्ता देख रहे हैं तो भी अनुपचरित ही बनेगा। हाँ, वो यानी उस वाक्य में अभी हम अरहंत भगवान को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं,
उसमें कर्म का को हाईलाइट, क्योंकि वाक्य अगर हम बोल्ड नहीं भी करें तो भी वाक्य ऐसा ही बता रहा है कि उसने 4 घातिया कर्मों का नाश किया, वो बात बता रहे हैं। ऐसे कहते कि अरंत भगवान हुए, 4 घातिया कर्मों के नाश से अरंत हुए हैं, तब हो सकता था उसमें अरंत दशा हाईलाइट होती, पर यहाँ हमने साफ साफ ही बोल्ड करके दिया है। हाँ, आगे हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। रजनी जी क्या बताया था आपने? उपचरित सद्भूत बताया था, शायद उपचरित सद्भूत नहीं होगा, उपचरित असद्भूत। जम्बू द्वीप है वो बाहर की परद्रव्य है, इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार ने अंतर्गत जाएगा। मुनिराज आदान निक्षेपण समिति पालते हैं। हाँ, भारतीय आंटी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैंने इसका लिखा था अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है, पर अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। देखिए, अनुपचरित सद्भूत, अब आपने सद्भूत क्यों लिया, थोड़ा सा हम देखेंगे ना। सद्भूत क्यों लिया? मुनिराज आदान निक्षेपण समिति पालते हैं। आदान निक्षेपण समिति का मतलब क्या है? पीछे कमंडल को उठा रहे हैं और रख रहे हैं, ये है आदान निक्षेपण समिति, कि कुछ भी वस्तु को उठा रहे हैं तो देख शोध के उठा रहे हैं, देख शोध के रख रहे हैं। तो अब ये पर वस्तुओं को उठाना और रखना, इसमें आत्मा से संबंधित तो कोई बात ही नहीं, उनके विकारी पर्याय अथवा उनके गुणों की बात हो, उनकी निर्मल पर्याय की बात हो। इसमें पीछे कमंडल को उठाना और रखना, इसमें उस जीव से संबंधित तो कोई पर्याय है नहीं, वो परद्रव्य है, परद्रव्यों के साथ संबंध बताया जा रहा है। मुनिराज आदान निक्षेपण समिति पाल रहे हैं, तो पीछे कमंडल के साथ में मुनिराज का संबंध बताया जा रहा है। तो परद्रव्य के साथ जीव का संबंध बताने वाला ये कौन सा न्याय होगा? वो होगा उपचरित। चलिए, कौन बता रहे हैं इसका जवाब? हाँ, ज्योति जी बोलिए। ज्योति जी बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। हाँ, एक सेकंड में बताऊं। ये होगा अनुपचरित असद्भूत। नहीं, अनुपचरित असद्भूत भी नहीं। चलिए, पूर्णिमा आंटी बोलिए। मैंने इसको अनुपचरित असद्भूत बोला क्योंकि इसमें कर्ता बता रहे हैं ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं, पूर्णिमा आंटी बोलिए। अभी देखते हैं। हाँ, बोलिए पूर्णिमा। उपचरित असद्भूत, देखिए हो सकता है ये नए हैं, कभी कभी किसी एक वाक्य में 2 अपेक्षाएं भी लग सकती हैं, लेकिन यहाँ आदान निक्षेपण समिति का मतलब है कि पीछे कमंडल को उठा रहे हैं और रख रहे हैं, तो पीछे कमंडल पर वस्तुएं हैं, तो पर वस्तु के साथ में जीव का संबंध बताया, तो 1 नंबर वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। कर्ता जो आप कह रहे हैं, कर्ता तो जैसे उठाया और रखा, तो ये शरीर क्रिया भी हुई ना, उठाना हो गई ना। हाँ, भी हो सकता है। देखिए शरीर की क्रिया माने तो 2 नंबर नहीं आएगा। अभी अब आप लोग म्यूट हो जाइए, ठीक है, म्यूट हो जाइए अब सब लोग। देखिए, शरीर की क्रिया मान सकते हैं उसको, लेकिन वही बात है कि वक्ता का अभिप्राय अथवा ज्ञाता का अभिप्राय, यहाँ आदान निक्षेपण समिति का से अभिप्राय था कि वो पीछे कमंडल को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो इसमें वो परद्रव्यों के साथ संबंध बताया। अब शरीर की क्रिया तो हो रही है, वो बात भी सही है, अगर हम उसको हाईलाइट करते हैं तो उस हिसाब से अनुपचरित असद्भूत को भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ मुख्यतः हमारी पर वस्तुओं के साथ संबंध बताने की थी कि पीछे कमंडल को उठा रहे हैं और रख रहे हैं। तो दोनों अपेक्षाएं, यहाँ वो वक्ता का अभिप्राय अथवा ज्ञाता का अभिप्राय, कि जो लिखने वाला है अथवा कहने वाला है उसका जो अभिप्राय है, उसके आधार पर यहाँ पर कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उनमें 2 नए एक साथ लग सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, तो इसमें लग सकता है वो, अगर अपेक्षा हम देखें। चलिए, अगला है भगवान केवल ज्ञानी है। हाँ, वर्षा भाभी, भगवान केवल ज्ञानी है। साक्षात निश्चय है। साक्षात शुद्ध निश्चय है। बढ़िया, क्यों?
कारण बताएं। वो मतलब शुद्ध स्थिति है, मतलब आत्मा के पूर्ण पर्याय है, मतलब पूर्ण शुद्ध पर्याय है, पूर्ण विकसित पर्याय है, और उसको अभेद करके कथन किया गया है, केवल ज्ञानी है। एक हमने ऊपर लिया था जीव में केवल ज्ञान है, वो अलग अलग करके भेद करके कथन था, और यहाँ कहा भगवान केवल ज्ञानी है, तो भगवान को केवल ज्ञान के साथ अभेद करके कथन किया, इसलिए ये साक्षात शुद्ध निश्चय के अंतर्गत आया। मैं रागी द्वेषी मोही हूँ, सद्बुद्ध डाला था। नहीं, ये तो निश्चय के अंतर्गत जाएगा, अभेद करके कथन किया है ना, भगवान अच्छा, केवल ज्ञानी है। ये ना तो समझ नहीं आता इसमें ना, कि मैंने इसको समझा भेद करके बोल रहे हैं। केवल ज्ञानी कहा है तो अभेद करके कथन किया है, और भगवान में केवल ज्ञान है ऐसा करके कहेंगे तो वो भेद करके कथन होगा, और भगवान केवल ज्ञानी है तो ये अभेद करके कथन होगा, ऐसा। अच्छा। मैं रागी द्वेषी मोही हूँ। हाँ प्रीति। अशुद्ध निश्चय है, इसके जीव की विकारी पर्याय है और अभेद करके कथन किया है। बढ़िया। अशुद्ध निश्चय है, विकारी पर्याय है, और अभेद करके मुझ में राग द्वेष मोह है ऐसा कहते तो किस में जाता, तो जाता उपचरित सद्भूत में। लेकिन मैं रागी द्वेषी मोही हूँ, मैं ही हूँ। देखो मुझ में क्रोध है और मैं क्रोधी हूँ, तो मुझ में क्रोध है, ये थोड़ा सा भेद हो गया, मैं अलग हूँ क्रोध अलग है, और मैं ही क्रोधी हूँ, ये अभेद करके कथन हुआ। थोड़ा सा वो भेद अभेद का इस तरह से देखना पड़ता है वाक्य के अनुसार। तो यहाँ कहा कि मैं रागी द्वेषी मोही हूँ, अभेद कथन है इसलिए निश्चय है, और अशुद्ध पर्याय का कथन है इसलिए अशुद्ध निश्चय है। सब जीव सिद्ध के समान शुद्ध हैं। ज्योति, हाँ वंदना, हाँ बोलिए। ज्योति, मुझ में क्रोध है, ये उपचरित सद्बुद्ध है। हाँ, सब जीव सिद्ध के समान। परद्रव्य तो क्रोध तो पड़ नहीं, यहाँ क्रोध परद्रव्य कहाँ है? क्रोध परद्रव्य यहाँ नहीं, क्रोध जीव के विकारी पर्याय है, जीव की खुद की पर्याय। क्रोध जीव में होता है, क्रोध ऐसे कोई बाहर रखी हुई वस्तु नहीं है। जैसे ये रुमाल परद्रव्य है, ऐसा क्रोध परद्रव्य नहीं। तो तुमने उपचरित सद्भूत में बताया है ना? असद्भूत नहीं, सद्भूत, सद्भूत। हाँ, सद्भूत है। हाँ, सद्भूत, असद्भूत नहीं, सद्भूत। सब जीव सिद्ध के समान शुद्ध हैं। हाँ सुलोचना भाभी। परम शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय है, बढ़िया। समस्त जीवों का स्वभाव, सब जीव सिद्ध के समान, तो समस्त जीवों का जो एक स्वभाव है किसी भी प्रकार से उसमें विकारी पर्याय का, निर्मल पर्याय का ऐसा कुछ भेद नहीं है, तो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण हैं। कांता आंटी आप बताएंगे? चलिए ठीक है। जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है। सुनीता आंटी। पर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही आज? कुछ गड़बड़ है आपके सेटिंग में। चलिए, और कौन बताना चाह रहे हैं? मैं बताऊं? हाँ मीता भाभी बोलिए। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। सद्भूत क्यों? क्योंकि जीव के गुणों की बात है, जीव की सत्ता में है, और भेद करके कथन किया है इसलिए व्यवहार है, और ज्ञान दर्शन आदि गुणों का भेद वो अनुपचरित के अंतर्गत जाएगा। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। रामचंद्र जी अविरत सम्यक दृष्टि थे। रामचंद्र जी अविरत सम्यक दृष्टि थे। हाँ बोलिए वर्षा भाभी। एक देश शुद्ध निश्चय है। एक देश शुद्ध निश्चय है, क्योंकि बढ़िया, एक देश निर्मल पर्याय है और अभेद करके कथन किया है अविरत सम्यक दृष्टि। ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र जी को सम्यक दर्शन था, या रामचंद्र जी को सम्यक दर्शन है, ऐसा करके कहेंगे तो वो भेद हो जाएगा। और रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि हैं,
ऐसा कहा तो अभेद करके कथन किया, इसलिए निश्चय न में जाएगा, एक देश शुद्ध निश्चय न। मनः परे ज्ञानी मुनिराज ही होते हैं, मनः परे ज्ञानी मुनिराज ही होते हैं। हाँ मीनू दी बोलिए, आवाज चालू करिए। एक देश शुद्ध निश्चय है। हाँ क्यों? कारण? क्योंकि वो मुनिराज जो है वो अल्प विकसित पर्याय है मुनिराज की। मन पर्याय ज्ञान जो है वो अल्प विकसित पर्याय है ना। हाँ पूर्ण विकसित केवल ज्ञान होगी। हाँ, एक देश निर्मल पर्याय है और अभेद करके कथन किया गया है, मनः पर्याय ज्ञानी। अभी ऐसे कहते हैं कि मुनिराज को मनः पर्याय ज्ञान होता है, बस ये थोड़ा सा वाक्यों में फर्क होता है। तो मुनिराज को मनः पर्याय ज्ञान होता है, ये किस में चला जाता? सद्बुद्ध व्यवहार में। हाँ, वो उपचरित सद्बुद्ध के अंतर्गत चला जाता। और यहाँ कह रहे हैं मुनिराज मनः पर्याय ज्ञानी, तो अभेद करके कथन किया, इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय न में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा है उन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं मुझे। चलिए, जीव मूर्तिक है, जीव मूर्तिक है। हाँ चमेली आंटी बोलेंगे। मैं बोलूं? हाँ कौन बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ प्रमिला जी आप बोल रहे हैं, बोलिए। अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं। हाँ क्यों? शरीर की तरफ से है ना। सॉरी फिर से बोलिए आवाज। शरीर की तरफ, हाँ शरीर की शरीर तरफ का से है ना, इसलिए जीव मूर्तिक है। बढ़िया, जीव को मूर्तिक कहा, तो जीव को मूर्तिक कहते हैं शरीर की तरफ से, शरीर को देखकर। मूर्तिक का मतलब है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए, पुद्गल की तरफ से। तो पौद्गलिक है शरीर, तो शरीर की तरफ से जीव को मूर्तिक कहा जाता है। तो जीव मूर्तिक है, ये शरीर के साथ जीव का संबंध बताया, इसलिए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने के अंतर्गत 2 नंबर वाला जो है उसमें जाएगा। कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है। हनीशा आंटी बोलिए। कुम्हार घड़ा बनाता है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये जीव से अलग हटके कुम्हार घड़ा, खुद से अलग हटके घड़ा बनाता है। हाँ, कुम्हार घड़ा परद्रव्य है, कुम्हार मतलब वो एक जीव है और घड़ा परद्रव्य है, तो परद्रव्य के साथ उस जीव का संबंध बताया, तो ये जाएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार ने के अंतर्गत। द्रव्य संग्रह की रचयिता नेमीचंद सिद्धांति देव हैं। हाँ भाई कौन बता रहे हैं? अंजू भाभी बोलिए। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, क्यों? आंसर सही है लेकिन कारण भी होना चाहिए ना। हाँ नीलम भाभी बोलिए कारण। क्योंकि परद्रव्य से संबंधित है। हाँ बढ़िया, ये द्रव्य संग्रह है वो अलग द्रव्य है, नेमीचंदी जो मुनिराज हैं वो अलग हैं, वो जीव हैं, ये पुद्गल है। परद्रव्य के साथ संबंध बताया है, इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार ने के अंतर्गत जाएगा। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार। हाँ ज्योति जी बोलिए। परम शुद्ध निश्चय। परम शुद्ध निश्चय है, क्योंकि सब जीवों में समानता को देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं, परम शुद्ध निश्चय है। हिंसा करने से पाप कर्म का बंधन होता है, हिंसा करने से पाप कर्म का बंधन होता है। हाँ बोलिए नीलम भाभी। अनुपचारित असद्भुत व्यवहार। हाँ क्यों? क्योंकि इसमें कर्मों का लिया हुआ है। हाँ, कर्म द्रव्य कर्म के साथ जीव का संबंध बताया है, कर्म का बंधन होता है,
इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के अंतर्गत जाएगा। देखिए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से एक बार में सुनते ही जरूरी नहीं है। आप लोग निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, गलत भी आए होंगे तो ऐसा नहीं है। बहुत बार अभ्यास होने के बाद में ये चीजें पक्की हो पाती हैं, रटने से रटी नहीं जाती हैं। अभ्यास जितना होगा, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और हम उसको अप्लाई करके देखेंगे तो वो समझ में आएगा। धीरे धीरे अपने आप वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। और कुछ जो होते हैं जिनमें निश्चय भी लग जाता है, व्यवहार भी लग जाता है, तो इतना ज्यादा, यानी मैंने पहले भी कहा, जिनागम में जिनवाणी पढ़ते समय इतना कोई खींचतान नहीं रहती है। योग मार्गणा की चर्चा थोड़ी सी हम कर लेते हैं। मुझे लगा था 10 मिनट में वो हो जाएगा लेकिन पूरा टाइम उसमें हो गया। मार्गणाओं का हम रिवीजन देख रहे थे कल। काय मार्गणा तक की चर्चा कल अपनी हो गई थी। योग मार्गणा, योग किसे कहते हैं? योग वास्तव में कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की जो जीव की शक्ति है, कर्म को और नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति, उसे योग कहते हैं। और वो जो शक्ति है वो कैसे अभिव्यक्त होती है, तो वो आत्मा के प्रदेशों में उसके माध्यम से परिस्पंदन होता है, कंपन होता है। तो कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की जो जीव की शक्ति है और उसके कारण से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, उसको योग कहते हैं। जैसे जब भी हम इंद्रियां कहते हैं तो इंद्रियों से अभिप्राय होता है भाव इंद्रियों से। ऐसे ही योग भी कह रहे हैं तो उससे हमारा अभिप्राय होता है भाव योग से। आश्रव कहते हैं तो आश्रव से भी ज्यादातर अभिप्राय होता है भाव आश्रव से ही। तो यद्यपि दोनों अर्थ उसमें लागू पड़ते हैं, कभी दोनों अर्थ भी यूज में लेते हैं, लेकिन ज्यादातर अर्थ वो भाव वाले पक्ष से लिया जाता है क्योंकि वो जीव से रिलेटेड होता है। तो यहाँ योग में भी जो कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति है, वास्तव में वो योग है और उसके कारण से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और उस परिस्पंदन में निमित्त बनते हैं मन, वचन और काय। तो मन, वचन, काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसे भी योग या द्रव्य योग कहते हैं। कर्म और नो कर्म, कर्म का मतलब है ज्ञान वर्णादि 8 कर्म जो कार्मण वर्गणाओं से बने होते हैं, और नो कर्म का अर्थ है औदारिक आदि 3 शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, समझ लीजिए मन, वचन आदि जो ये पर्याप्तियां हैं, श्वासोश्वास वगैरह, इनके योग्य जो वर्गणाएं होती हैं उनका ग्रहण करना वो कहलाता है नो कर्म का ग्रहण। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य जो वर्गणाएं हैं वो सब नो कर्म वर्गणाएं, अथवा उनको ग्रहण को नो कर्म आहार भी कहते हैं। तो कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति, तो कर्म का मतलब है वो कार्मण वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित कराना, और नो कर्म का अर्थ है कि आहार वर्गणा को भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, यथा योग्य जो जिसके योग्य हो, इनको तदनुरूप परिणमित कराना। आहार वर्गणा को शरीर के रूप, श्वासोश्वास रूप, भाषा वर्गणा को भाषा रूप, मनोवर्गणा को मन रूप, ऐसा जो ये परिणमित कराने की जीव की शक्ति है, इस शक्ति का नाम योग कहलाता है। योग के मुख्य रूप से मोटे मोटे भेद करते हैं तो 3 भेद होते हैं, मन, वचन और काय, और या कहें मनोयोग, वचन योग और काय योग। फिर उस मनोयोग, वचन योग और काय योग के और भेद किए जाते हैं। मनोयोग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का और काय योग 7 प्रकार का। 4 प्रकार का मनोयोग कौन सा है? 4 प्रकार का मनोयोग, सत्य मनोयोग, अनुभय। हाँ, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ये 4 प्रकार का ही मनोयोग है और 4 प्रकार का ही वचन योग है। काय योग 7 प्रकार का, कौन सा है 7 प्रकार का काय योग? हाँ बोलिए अंजू भाभी, बोलिए। आवाज बंद हो गई आपकी, म्यूट हो गए आप। आवाज नहीं आ पा रही है मुझे, आप लोगों को आ रही है किसी को?
चलिए, औदारिक, औदारिक, बोलना पड़ेगा। हाँ, ठीक थोड़ा है, जोर से बोलिए अंजू भाभी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, चमेली आंटी बोलिए। ठीक है अंजू भाभी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आपको याद है, पर आवाज नहीं आ पा रही। चमेली आंटी बोलिए। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्बन योग। कार्बन काय योग, बराबर। देखिए, 3 प्रकार के तो शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। ये 3 शरीर और इन 3 के साथ में मिश्र है, तो औदारिक और औदारिक मिश्र, वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र, और एक है कार्बन। तो काय योग सबके साथ में लगाना है। तो इस तरह से 7 प्रकार के काय योग हैं। अभी जो मनोयोग और वचन योग है, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। सत्य मनोयोग और वचन योग किसे कहते हैं, असत्य किसे कहते हैं? तो सत्य पदार्थ के निमित्त से सत्य जो मन है अथवा सत्य जो वचन है, उसके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, वो कहलाता है सत्य मनोयोग अथवा सत्य वचन योग। तो अब सत्य मन क्या है और सत्य वचन क्या है? तो सत्य पदार्थ को के बारे में विचार करने वाला मन, वो सत्य मन है। सत्य पदार्थ को कहने वाला जो शब्द है, वो सत्य वचन है। यहाँ सब अब एक जो चार्ट बनाया है उसमें दिया है सत्य। देखिए, पेज नंबर 197 है, ये जो नोट्स हैं, नोट्स में पेज नंबर 197, उसमें एक कॉलम में लिखा है पदार्थ। तो पदार्थ का मतलब है पदार्थ को, और ऊपर के 4 कॉलम में लिखा है सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। तो इस पदार्थ को जोड़ना है सत्य के साथ। सत्य पदार्थ क्या है, फिर उसकी स्वरूप यहाँ दिया है, समीचीन वस्तु जिसकी सत्ता है, अर्थात जिसके बारे में या जैसा सोचा या बोला जा रहा है वैसी वस्तु है, वो है सत्य पदार्थ। फिर असत्य पदार्थ, उभय पदार्थ और अनुभय पदार्थ। फिर नीचे उनके उदाहरण दिए हैं कि सत्य का क्या उदाहरण है, असत्य का क्या उदाहरण है। इस तरह से मैं उसको समझना बता रही हूँ आपको, चार्ट में कैसे दिया है। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें नीचे लिखा है मन ऑब्लिक वचन, मतलब सत्य मन या सत्य वचन। वो किसे कहेंगे कि समीचीन पदार्थ को विषय करने वाला मन अथवा वचन, वो सत्य मन या सत्य वचन है। फिर असत्य मन और असत्य वचन किसे कहेंगे, तो विपरीत पदार्थ को विषय करने वाला मन अथवा वचन, वो असत्य मन अथवा असत्य वचन है। इस तरह से इसको यानी देखना है, हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। तो सत्य का मतलब क्या है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही सोचना अथवा उसे वैसा ही कहना, वो सत्य मन, और उसके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, तो वो सत्य मनोयोग कहलाएगा अथवा सत्य वचन योग कहलाएगा। और असत्य में क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं सोचना या वैसा नहीं कहना, और उस समय जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वो असत्य मनोयोग या असत्य वचन योग। हम वो दोनों को एक साथ ही चला रहे हैं, मनोयोग और वचन योग को, क्योंकि स्वरूप एक सा ही है। देखिए, इसमें ऐसा अलग अलग क्यों कहा? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हमेशा एक सा नहीं होता। जिस समय सत्य मनोयोग अथवा वचन योग है, उस समय आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन है वो अलग टाइप का है, और उस समय जो कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति है वो अलग है। और जिस समय असत्य मनोयोग अथवा वचन योग है, तो उसके निमित्त से वो जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो अलग टाइप का होगा, और कर्म नो कर्म को जो ग्रहण होगा वो अलग टाइप का होगा। इसी तरह से उभय में और अनुभय में भी, इसलिए ये अलग अलग बताए गए हैं। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है वो हर समय एक सा नहीं हो रहा है। कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति तो आत्मा में है, लेकिन हर समय कितने कर्म परमाणु आएंगे वो अनंत की संख्या में एक समय प्रबद्ध आएंगे, लेकिन वो अनंत कितने होंगे? अभव्य राशि से अनंत गुणा से लेकर सिद्धों के अनंतवें भाग तक की एक रेंज है। समझ लीजिए 10 से लेके 1000 तक की एक रेंज है। इसके बीच में आएंगे तो लो 10 आएंगे, 11 आएंगे, 15 आएंगे, 100 आएंगे, 500 आएंगे, 900 आएंगे कि 1000 आएंगे, ये कैसे फर्क पड़ेगा? ये कैसे डिसाइड होगा
तो ये जैसा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा, तो ये परिस्पंदन किससे डिसाइड होगा? ये परिस्पंदन डिसाइड होता है कि आपका योग किस टाइप का है, सत्य है, असत्य है, उभय है कि अनुभय है, उसके आधार पर। और आगे काय योग भी है, उनके आधार पे वो सब में जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। और जन्म लेते ही या विग्रह गति में है उस समय जो वाइब्रेशन है वो बहुत समझ लीजिए स्लो होते हैं, बहुत मंद होते हैं। उसके जन्म के तुरंत बाद में पहला अंतर्मूर्त जो है पर्याप्तियां पूरी होने तक वो कंपन वो अलग टाइप के होते हैं, वो स्लो होते हैं। और उसके बाद लाइफ लॉन्ग जो चलते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वो ये जो आत्मा के प्रदेशों का कंपन है, ये जो योग है, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। और उसके आधार पे वो आने वाले जो परमाणु है, प्रदेश बंध जो है वो इससे इफेक्टेड होता है। तो ये हाँ बोलिए वर्षा भाभी। जैसे इस समय अपन पढ़ रहे हैं ये धर्म का, तो हाँ। इस समय अपने कैसे होंगे परिणाम? सत्य होंगे, असत्य होंगे या उभयनुभ है? देखिए हर समय कोई वचन योग चले, हर समय मनोयोग चले, जरूरी नहीं है। 15 प्रकार के पूरे जो योग हैं उनमें से कोई सा भी एक समय में होता है, और वो बदलते भी रहते हैं अंतर मूर्त में। वचन योग से मनोयोग, मनोयोग से काय योग। तो अब जैसा जो चल रहा हो, इससे तो योगों से प्रकृति और प्रदेश बंध निर्धारित होता है, कितने कर्म परमाणु आएंगे। अब अभी यहाँ बैठे बैठे भी 1 घंटे तक सबके परिणाम एक से नहीं चलते हैं। जिनकी वीडियो ऑफ है डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ जो वीडियो चला के बैठे हैं वो तो समझ लीजिए सीधे बैठे हैं सामने। जिनकी वीडियो बंद है वो कभी घर में कुछ इधर उधर बात भी कर रहे होंगे, कुछ किसी को इशारा भी कर रहे होंगे, और भी कुछ भी बात जो भी हो रहा होगा। तो उनके जो वाइब्रेशन होंगे और उनके परिणाम भी वो डेफिनेटली अलग टाइप के होंगे। और जो केवल ध्यान देके सुन रहे हैं उनके परिणाम अलग टाइप के होंगे। और ध्यान देके सुनने में भी बीच बीच में अलग अलग विकल्प दूसरे आते हैं, तो परिणाम अलग टाइप के हैं। और वो परिणामों के आधार पर जो मन वचन काय के जो समझ लीजिए काया की स्थिति है तो काय योग बन रहा है। शब्द बोल रहे हैं, जब जवाब देते हैं तो वो वचन योग भी हो जाता है। अंतर जल्प चलता रहता है, मैं पूछ किसी एक से रही हूँ, अंदर ही अंदर आप बोलना चाह रहे हैं तो अंतर जल्प भी चलता है, तो वो वचन योग उस समय भी हो सकता है। और मन में विकल्प चलते हैं। तो ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते कि किसके कैसा होगा, सबके अपने अपने आधार पे जिसके जैसे परिणाम हो, जैसा स्थिति बन रही हो, उस आधार पे वो होता है। तो ये इसमें उदाहरण भी दिए हैं हमने कि सत्य मतलब जो वस्तु जैसी है, जैसे पानी को पानी कहना, जल को जल कहना, वो सत्य वचन हुआ। अभी वचन के आधार पे समझते हैं। और जो पानी है ही नहीं फिर भी उसको पानी कहना, जैसे मृग मरीचिका का जल, वहां पानी है ही नहीं, दूर से चमकती हुई दिखाई देती है मिट्टी और ऐसा लगता है कि पानी है, वो लगता है लेकिन है नहीं, तो वो असत्य वचन योग हुआ। और उभय वचन योग क्या है कि जो बोला गया है वो तो सही नहीं बोला, लेकिन उससे प्रयोजन निकल गया, काम चल गया। आप जो कहना चाह रहे थे, आप जो समझाना चाह रहे थे, वो बात समझ में आ गई, तो वो कहलाता है उभय वचन योग। कि जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है, घर में 2 बच्चे होते हैं, एक से नाम है, समझ लीजिए मिन्नी टिन्नी ऐसे कोई नाम है मिलते जुलते, तो मिन्नी को टिन्नी बोल दिया, टिन्नी को मिन्नी बोल दिया। लेकिन वो टिन्नी को मिन्नी बोला, लेकिन वो समझ गई कि इन्होंने मुझे मिन्नी बोला है, लेकिन ये मुझे ही बुला रहे हैं, टिन्नी को ही बुला रहे हैं, तो वो शब्द बोला है गलत, लेकिन वो समझ जाते हैं। ऐसे एक से बच्चों के नाम होते हैं मिलते जुलते, तो बड़े लोगों से ऐसा होता ही है। 2 बहुएं हैं तो छोटी बहू के नाम से बड़ी बहू को, बड़ी बहू के नाम से छोटी बहू को, ऐसा चलता रहता है। तो शब्द वो गलत है तो असत्य है, लेकिन अभिप्राय समझ में आ गया है, वो काम चल गया है, इसलिए वो सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों तरह से है, इसलिए वो कहलाता है उभय। तो जैसे थाली को प्लेट बोल दिया, प्लेट को समझ लीजिए गिलास को कटोरी बोल दिया, इस तरह के कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द गलत हैं, लेकिन भाव उससे हो जाता है, काम हो जाता है, वो उभय वचन योग होता है। और अनुभय वचन योग, अनुभय वचन योग जो ना सत्य है ना असत्य है, मतलब कि जो बोला गया है, तो कुछ बोला गया है, वो शब्द तो सही है इसलिए सत्य है, लेकिन उनसे समझ में कुछ भी नहीं आया है, इसलिए वो असत्य भी है। यानी जो बोला गया है वो शब्द है तो वो असत्य भी नहीं है, और समझ में कुछ भी नहीं आया है इसलिए सत्य भी नहीं है। तो जो सांकेतिक भाषा होती है, इशारों में जो बोला जाता है, अथवा कुछ अधूरे से वाक्य होते हैं,
वो सब अनुभय के अंतर्गत आते हैं। 2 इंद्रिय से लेके असहनीय पंचेंद्रिय तक की अनुभय रूपी भाषा होती है, क्योंकि उनकी भाषा अनक्षरी भाषा, मतलब इसमें ये ऐसे अक्षर शब्द नहीं होते, जो ध्वनि टाइप की जो भाषाएं होती हैं वो सब अनुभय के अंतर्गत आती हैं। हमारी भी संज्ञ पंचेंद्रिय जीवों की भी जो ध्वनि रूप जो भाषा होती है, हम इशारा करते हैं कुछ ऐसे किया, तो अब ये कोई शब्द नहीं है, अब ये बस गाना वगैरह गाते हैं तो वो ट्यून जो होती है, जो भी ट्यून है हम उसको आ करके बोले, कोई जो भी म्यूजिक चल रहा है उसमें, तो उसको हम अपने शब्द दे देते हैं, लेकिन वो म्यूजिक है, तो वो सब अनुभव के अंतर्गत आता है। और बाकी इसमें मैंने कुछ आपको प्रश्नोत्तर भी लिख के दिए हैं और बातें भी इसमें दी हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा और भी पढ़ना आप लोग, तो उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलिए। ये वाला PDF है क्या जो आपने जो भेजा है? हाँ, ये PDF अभी 5-6 दिन पहले दोबारा से उसको एक बार और प्लीज भेज दीजिए, मेरे को मिल नहीं रही है, तो बहुत ढूंढ रही हूँ। टेलीग्राम में भी है। हाँ, टेलीग्राम में भी भेजा है अभी। टेलीग्राम में मेरे को देख रहे नहीं आप। मैं टेलीग्राम में जब आपका लिंक मैं आपको अलग से भेज दूंगी, ठीक है? प्लीज। हाँ ठीक है। एक प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए। PDF में दिया हुआ कि कैसे होगा? फिर से बोलिए, पेज नंबर बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, टाइम भी हो गया, मैंने टाइम तो ध्यान ही नहीं दिया, आज टाइम हो गया। 209। हाँ, संस्कार से एक साथ, ठीक है, संस्कार से एक साथ तीनों योगों की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। देखिए उससे ऊपर नियम दिया है, एक समय में एक जीव को एक ही योग होता है, ये नियम है। एक समय में एक जीव को एक ही योग है। जिस समय काय योग है उस समय मनोयोग नहीं है, वचन योग नहीं है। जिस समय वचन योग है उस समय काय योग और मनोयोग नहीं है। एक समय में एक ही योग होता है, ये नियम है। लेकिन हमें तो दिख रहा है, हमें हाथ भी हिला रही हूँ, मुंह से बोल भी रही हूँ, तो काय योग भी हो रहा है, वचन योग भी हो रहा है, मन से विचार भी चल रहा है, मनोयोग भी हो रहा है, तो हमको तो सारे योग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं एक साथ नहीं होते हैं। ये संस्कार का मतलब है इतना फास्ट हो रहा है, ये हमारी पकड़ में नहीं आता। जैसे हमने उसमें देखा कि इंद्रियों के विषयों की जो प्रवृत्ति है, एक बार में एक ही विषय को ग्रहण करती है इंद्रियां, लेकिन हमको तो लगता है हम 5 इंद्रियों के विषय एक साथ ग्रहण कर रहे हैं। तो वहां पर भी वो संस्कार से ही, वो क्योंकि वो काम इतना फास्ट होता है, ऐसे ही यहाँ पर ये संस्कार से का मतलब है कि वो उनकी ये जो चेंजेस हैं, योगों के जो परिवर्तन है इतने फास्ट होते हैं कि हमको पकड़ में ही नहीं आते। हमको लगता है सारे योग एक साथ ही चल रहे हैं, लेकिन एक साथ सारे योग नहीं होते, एक समय में एक ही योग होता है। अब यहाँ पर योग का अर्थ फिर हमको वो ध्यान देना पड़ेगा। योग का मतलब है कि किसके निमित्त से वो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। तो जब मन के निमित्त से हो रहा है तब वचन और काय के निमित्त से नहीं हो रहा है, जब वचन के निमित्त से हो रहा है तो काय और मन के निमित्त से नहीं हो रहा, एक समय में एक के निमित्त से ही होता है। और वो समय बहुत बारीक है तो हमें समझ में नहीं आता। असंख्यात समय बीत जाते हैं तब हमें पकड़ में आता है, तो वो असंख्यात के प्लस हो जाते हैं तो हमको लगता है सारे एक साथ चल रहे हैं, तीनों काम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन वो सारे काम एक साथ नहीं होते। अभी मेरे को बिल्कुल यहीं बंद करना पड़ेगा, मैंने आज समय पे ध्यान नहीं दिया, 3 बज गए हैं। आप लोगों के और भी कुछ जिज्ञासाएं हो आप मुझे भेज भी सकते हैं अलग से, नहीं तो कल पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।